नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो आते हैं गुजरात से और अपने साथ लेकर आते हैं बहुआयामी अनुभवों का ऐसा समृद्ध संसार, जिसको लेकर वो कहीं गुदगुदाते भी हैं, पर जब आप उनके समीप जाते हैं तो आपको पता चलता है उनके अंदर कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई है। और जब आप उनको देखेंगे तो आप में से बहुत सारे गुजराती दर्शक उन्हें भली भांति पहचानते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो हंसाने के लिए आते हैं तो चौके छक्के लगाते हैं, और बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि उन्होंने 3 बार पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और 50 बरस की उम्र में उन्होंने जो संकल्प लिए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हंसी के साथ साथ जो जीवन का गंभीर पक्ष है वो डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसको हम जानेंगे सीरियस साइड ऑफ ह्यूमर में। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते। जगदीश जी, आप ये बताइए कि हंसी इतनी मुश्किल क्यों होती है? अभी क्या है अशोक जी, टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हंसी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही। तो आप इससे सहमत हो गए कि हंसी मुश्किल होती जा रही, तो फिर जो हंसाने वाला होता है उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है। ज़रूर हो जाता है, और ये सोशल मीडिया जो हैं अभी काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे वीडियो अलग अलग प्रोग्राम के शो वो सब घर बैठे देख लेते हैं, तो हमको हर पल कुछ नया ढूंढना पड़ता है, हर पल कुछ नया लाना पड़ता है ताकि मार्केट में पूरा आदर बना रहे। हाँ, तो ये बात आपने की बिल्कुल सही है, क्योंकि यूट्यूब में जो देखा हुआ है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक लाइव देखने का अलग आनंद होता है। अनुभव होता है। आर्टिस्ट को लाइव सुनना देखना एक अलग सा अनुभव होता है, ये बात भी सही है आपकी। तो सही बातें को लेते हुए जब इंसान अपने जीवन में सोचता है कि मुझे क्या करना है, तो एक समय आया जब आपको लगा कि मुझे मंच पर जाकर लोगों को हंसाना है, और उन सपनों के साथ में आप साबुद्दीन राठौड़ जी से मिले, जो कि जिन पर आपने पीएचडी भी की है जी। तो क्या उनमें ऐसी खास बात लगी कि आपको लगा इनके पास जाएं? बात ऐसी थी अशोक जी कि मैं बचपन से ड्रामा का आर्टिस्ट था, और नॉन प्रोफेशनल जो कंपटीशन के प्ले होते थे हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल होते थे, उनमें मैं पार्ट लेता था। पहले मोनो एक्टिंग करता था, बाद में ड्रामा में पार्ट लेने लगा, बाद में ड्रामा लिखने लगा खुद। लेकिन 93 के आसपास ऐसा हुआ कि जो दोस्तों के साथ मिलकर मैं ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लेता था, वो सब दोस्त बिजनेस और जॉब के वास्ते, हमारा जो गांव था थानगढ़, वहाँ से आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन चले गए। और ड्रामा एक ऐसी चीज़ है, अकेले हो नहीं पाती, तो थानगढ़ में ही गुजराती भाषा के सबसे समृद्ध, सबसे बड़े जाने माने ह्यूमरिस्ट जो आपने कहा शाहबुद्दीन राठौड़, वो थानगढ़ की एक मात्र हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, और वो मुझे ड्रामा में अक्सर मैं नंबर लेता था और मुझे पारितोषिक वगैरह देते थे, ट्रॉफी वगैरह, तो इस तरह से पहचानते थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे स्टेज पे तो रहना है मरते दम तक, ये तय था बचपन से। तो अब कुछ ऐसा करना है जो अकेले हो सके। तो मुझे तुरंत ही याद आए शाहबुद्दीन राठौड़ जी, तो मैं उनके पास गया और बोला, 93 के आसपास की बात है, कि मुझे आपके साथ ले जाए। और मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बोलने दीजिए, मुझे व्यक्त होना है। अच्छा, तो मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि व्यक्त जो होने की बात है ना, व्यक्ति शब्द में भी जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति वो है जो स्वयं को व्यक्त करे। हम सब अपने अपने तौर पर अपने को व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी, बचपन में ही उनको पता लग गया कि उन्हें मंच पर बने रहना है, और बातें हमारी जारी रहेंगी। पर मैं आप तक ये भी पहुँचा दूँ कि जिस शख्स से आप अभी मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 74 पुस्तकें लिखी हैं। एक किताब लिखना भी आसान नहीं होता है, और एक सज्जन जो कि हंसाते, गुदगुदाते, खिलखिलाते हुए हमारे बीच आते जाते हैं, वो इतने मनीषी हैं कि उन्होंने इतनी पुस्तकें लिख दी हैं, जिनमें से अब उनकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी की बात का भी संकेत आप तक पहुंचाऊं कि उनमें से 6 को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया, और एक पुस्तक जो है साहित्य परिषद अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है। तो ये पुस्तकों की तरफ बाद में आएंगे वापस, फिर से चलते हैं साबुद्दीन जी की तरफ। तो उनकी प्रस्तुति आपने जब देखी थी, उसमें क्या खास बात आपको लगती थी, और
देखिए, एक तो होता है जो अभी आपने कहा सोशल मीडिया के आने वाली चुनौती, पर उसके पहले भी अगर आप मंच पर जाते हैं, बहुत लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी बात होती है कि उनको लोगों से संबोधित करना है। तो वो क्या ऐसा अपने प्रस्तुति में समायोजित करते थे जो आपको लगा कि हाँ, ये कुछ बात है? अच्छा सवाल किया अशोक जी आपने। शहाबुद्दीन राठौड़ को अभी पद्म पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और शहाबुद्दीन राठौड़ एक ऐसे ह्यूमरिस्ट हैं हमारी गुजराती भाषा के कि उनके प्रोग्राम के दौरान कभी भी कोई भी प्रकार की वल्गारिटी नहीं आती। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आप सुन सके ऐसा शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन वो पिछले कितने सालों से, 52 सालों से, आज भी टिल टुडे। क्या बात है, क्या अभी बात अभी ये 15 जुलाई को दुबई में जाके वो अवार्ड लिया और वहाँ परफॉर्म किया शहाबुद्दीन राठौड़ ने। क्या बात है। तो पिछले लास्ट 52 ईयर्स वो ऐसा शुद्ध मनोरंजन पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें फिलोसॉफी और मोटिवेशन भी हैं। वो ये मानते हैं, मुझे भी ये दिया है उपदेश, कि लोगों को सिर्फ हंसाना नहीं है, हास्य तो एक नाव है। हास्य की नाव में बैठकर आपको सामने वाले छोड़ पे जाना है। आपको कुछ लोगों को हंसते हंसाते भी कह देना है कि इस तरह जीने से फायदा है इंसानियत को, पूरे विश्व को। तो कुछ मोटिवेशन, कुछ फिलोसॉफी वो ह्यूमर के साथ होनी चाहिए। ऐसे एक पवित्र और सबसे श्रेष्ठ ह्यूमरिस्ट मुझे गॉड फादर के रूप में मिले, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो इसमें जब आप को गॉड फादर के रूप में शहाबुद्दीन जी मिल जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है ना कि बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त पनप नहीं सकता है। तो जब आपने उनको देखा होता है तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसा आ जाता है, कुछ बातें उनकी कही हुई आपके अंदर आ जाती। तो आपको अपना अपना जो, मैं अपना अपना कह रहा हूँ, आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, आपकी जो मौलिकता है, उसको भी बचाना था, उनके साथ भी प्रस्तुत करना था। ये एक एडिशनल चुनौती था या क्या था? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ये आप जिस तरह से, हम तो पहली बार मिले, 10 मिनट पहले मिले, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, फिर भी आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो पता लग जाता है कि आप भी बहुत पहुँचे हुए आर्टिस्ट हैं। नारायण, नहीं, आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस होगा, वरना ऐसे सवाल नहीं आते। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि मुकेश जी ने जब पहला गाना गाया, दिल जलता है तो जलने दो, तो बिल्कुल केएल सहगल की आवाज़ में, सही बात, जलता है तो जलने दो। सही बात है। तो मैंने भी जब शुरू किया 93 में, तो बिल्कुल शहाबुद्दीन राठौड़ की तरह बैठता था। ये स्टाइल मेरे गुरुजी के हैं, तो बोलते बोलते ऐसे करता था। और बिल्कुल शैली भी, बोलने की शैली भी बिल्कुल शहाबुद्दीन राठौड़ जैसी थी। तो लोग अखबार में और सभी जगह पे निमंत्रण, जो इनविटेशन कार्ड छपते थे, उसमें जूनियर शहाबुद्दीन लिखने लगे। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा, शहाबुद्दीन जी को भी अच्छा नहीं लगा। और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। लेकिन 5 साल लग गए। 97-98 के आसपास मैं, जगदीश त्रिवेदी बाहर आया मेरे अंदर से। और धीरे धीरे बाद में तो कई बातें ऐसी थी जो शहाबुद्दीन राठौड़ से थोड़ी अलग थी। जैसे कि मैं गाना भी गा लेता हूँ प्रोग्राम में, वो कभी गाते नहीं हैं। मैं लोक साहित्य भी कर लेता हूँ, फोक लिटरेचर, वो बहुत कम करते हैं फोक। तो ये सब बातें अलग थी, लेकिन मेरी आइडेंटिटी धीरे धीरे बनने लगी। और बाद में जो बात हुई ये कि 2017 से जो ईश्वर की कृपा से जो मैं फिलान्थ्रॉफी कर रहा हूँ, तो वो सबसे अलग हो गई। वो तो सभी कलाकारों से अलग हो गई। हाँ, वो तो मैं फिलैंथ्रोपी की तरफ आने से पहले थोड़ा ये क्रिएटिव साइड पे और रहना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ, तो ये जो आपका अपने आप को ढूंढने का धीरे धीरे जो एक प्रक्रिया अंदर चलती रही होगी, तो जब आप मटेरियल सोचते हैं कि मैं क्या बात कहूँगा, किस बात को लेकर मैं दर्शकों से जुड़ूंगा, तो वो एक 24/7 काम होता होगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा। तो फिर आप टेस्ट भी करते होंगे कि इस बात से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या उनको हंसी आ जाती है। तो मुझे पता है, हम पहले बात कर रहे थे कि हम ये नहीं निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को हंसाएं, लेकिन थोड़ा पता लगे, हमारे कुछ दर्शकों ने आपको कभी सुना नहीं होगा। तो यदि आप
थोड़ा सा एक जैसे जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी झलक आप अपनी प्रस्तुति की। वो भी कर देता हूँ और आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। 3 तरीके से हमें मटेरियल मिलता है। जी। एक तो पढ़ने से, पढ़ते रहना है, और दूसरा सुनते रहना है औरों को, चाहे आप कथाकार को सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, कॉमेडियन को सुनो, कवियों को सुनो, और तीसरा देखते रहना है सतत कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। मैं कल की बात बता दूं ITV गोल्ड के दर्शकों को, किस तरह से भगवान हमें ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो दी है, गॉड गिफ्ट। कल मैं एक घर पे गया था, तो वहाँ चाय पीने गया था मैं, तो यहाँ अमेरिका में लोग चीनी कम डालते हैं या तो नहीं डालते, तो वो चाय लेके आए डाइनिंग टेबल पे कप के अंदर, और बाद में अलग सी चीनी लेके आए, शुगर। वो बोले आपको जितनी लेनी ले लो, मैंने चाय में नहीं डाली है। तो एक सोच, एक विचार आया, देखो ये मौलिक है जो भगवान भेजते हैं, गॉड गिफ्ट जिसको कहेंगे, तो किस तरह से हंसी बनती है, आइटम बनती है। तो मैं आज से शुरू करूंगा बोलना मेरे शो में जी। तो कल मैंने कहा कि अगर आपने अग्नि की साक्षी में, स्टोव के ऊपर अग्नि की साक्षी में चाय और चीनी को फेरे लिए होते, चाय और चीनी के, तो वो खुशी से होने वाली शादी थी। लेकिन यहाँ डाइनिंग टेबल पे लाके आप बोल रहे हैं कि अलग से चीनी डालो, ये तो ग्रीन कार्ड लेने के लिए किया हुआ विवाह है। तो ये सोच जो ऊपर से आती है, ये गॉड गिफ्ट है। सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इस तरह से आइटम बनती जाती है, कहीं पढ़ने से बनाते हैं, कहीं इस तरह से बनाते हैं, कहीं सुनने से बनाते हैं, लेकिन सतत, आपने वो अच्छा वर्ड यूज किया, 24/7 हम सोचते रहते हैं कि लोगों को किस तरह से हंसाए। तो आप और मैं जगदीश जी के साथ थोड़ी देर के लिए हैं, पर इनके साथ ऐसा है कि 4 घंटे भी बात करो तो इनके बारे में इतना कुछ है जो हम जानना चाहें। पर इन्होंने 50 वर्ष की उम्र में जो संकल्प लिया, उस तक आने से पहले जो इन्होंने PhD के विषय लिए, एक तो एक नॉवलिस्ट उन पर किया, आपका जो गुजराती का लोक साहित्य उसका भी अच्छा अध्ययन है, फिर आपने ये शहाबुद्दीन राठौड़ जी पर की, पर एकदम इनसे अलग व्यक्तित्व है जिनके बारे में हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मोरारी बापू, और वो राम कथा के साथ में विशेष रूप से एकदम वो आइडेंटिफाइड हैं। जैसे कल बोस्टन अमेरिका में, मैसाचुसेट्स स्टेट में 920वीं रामकथा समाप्त करके वो इंडिया गए। क्या बात है। तो प्रश्न है, आपने ये 2 एकदम अलग अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में अनुसंधान किया, कुछ ऐसा होगा जो इन दोनों से भी आपको मिला होगा, और PhD करने में अगर ऐसे मनुष्य पर आप करें जिनको आप वैसे भी बहुत जानते हैं, और तो कुछ नया पता लगा क्या आपको PhD में? ये तीनों जो व्यक्तित्व थे वो तीनों बिल्कुल अलग थे। पहले जो थे नॉवेलिस्ट, वो मेरे नाना जी थे, मेरी मम्मी के पिताजी, मेरे माता जी के पिताजी। और मुझे ये जो कुछ भी मिला है वो मम्मी के पक्ष से मिला, से मातृ पक्ष से मिला है मुझे। तो उनका नाम था देवशंकर मेहता। छोटे से गांव में रहते थे, किसान थे, खेती करते थे, और देहाती भाषा में वो नॉवेल लिखते रहते थे। 75 से ज़्यादा नॉवेल लिखी देवशंकर मेहता ने। क्या बात। हाँ, और आपको अतिशयोक्ति लगेगी, श्रोताओं मान नहीं पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। वो गूगल कर ले या तो सर्च कर ले, बरसों पहले जामनगर में एक आदमी को फांसी की सजा हुई और अंतिम इच्छा पूछी गई, तो अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे पूरा एक दिन नवल कथाकार देवशंकर मेहता के साथ रहना है, मैं पूरी जिंदगी उनको पढ़ता आया हूँ। ऐसा एक बहुमान किसी लेखक को नहीं मिला होगा। वो मेरे बापूजी को, देवशंकर मेहता को मिला था, मेरे नाना जी को। तो मैंने नाना जी, ही वॉज पास अवे इन 84, तो नाना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नाना जी के उपन्यासों के ऊपर मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से पहला PhD किया। वो मेरे साहित्य गुरु थे। शहाबुद्दीन राठौड़ मेरे कला गुरु। तो दूसरा PhD मैंने शहाबुद्दीन राठौड़ के ऊपर अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ से किया, और मोरारी बापू मेरे धर्म गुरु। क्या बात। ये तीनों मेरे गुरु, साहित्य गुरु, कला गुरु एवं धर्म गुरु। तो तीसरा PhD मैंने मोरारी बापू के ऊपर सीयूसा यूनिवर्सिटी वडवान से किया। और बड़े संकोच के साथ दर्शकों को बता दूं कि 2 छात्र ने जगदीश त्रिवेदी के ऊपर भी PhD किया। क्या बात। मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन वो बहुत, तीनों महान थे, भले अलग अलग क्षेत्र के थे, लेकिन तीनों मेरे गुरु हैं। तो दोनों गुरु आपके हैं। अभी आपके नाना जी अब शरीर नहीं है, पर वो भी आपके साथ हैं ही हैं। तो अब हम दूसरे पक्ष की तरफ आते हैं। 3 तो आपने PhD की, और एक पिक्चर आई थी तीसरी कसम। हाँ। तो लेकिन आपने 3 कसमें खाई जब आपने अर्ध शतक लगाया यहाँ पर। तो बताइए क्या क्या आपने संकल्प लिए?
अशोक भाई, मैं 2012 में अमेरिका में ही था, या दिस इज़ माय 52nd ट्रिप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उस दिन मेरा बर्थडे था 12 अक्टूबर, और पूरा दिन ऐसा हुआ, भगवान ने ही व्यवस्था कर दी कि पूरा दिन न तो कोई विश करने आया न तो कोई मिलने आया। पूरा दिन मुझे अवसर मिला मेरे बारे में सोचने का, और मैंने सोचा कि कब तक दौड़ता रहूँगा, कब तक रुपये इकट्ठे करता रहूँगा। मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने ऊपर एप्लीकेशन की थी कि ननामी के साथ कुछ अलाउ है ले जाने के लिए, तो वहाँ से जवाब आया कि नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा कि संपत्ति बढ़ती जाएंगी, जितने शून्य संपत्ति के बढ़ते जाएंगे उतनी ही जीवन में शून्यता बढ़ती जाएंगी। ये मैंने किसी से सुना था। तो उस दिन 2012 में मैंने पूरा दिन मैंने थिंकिंग किया, और बाद में मैंने 2012 में डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि 5 साल के बाद मैं जब 50 साल पूरे करूंगा, तब से मैं मेरा अर्निंग स्टॉप कर दूंगा। बोलना बंद नहीं करूंगा, लेकिन कमाना बंद कर दूंगा। ये मैंने 5 साल पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया था 2012 में। और खुशकिस्मती ये है मेरी कि मैं 2017 को 12 अक्टूबर को तारीख के साथ समय सर मैं ये कर पाया। जो मैंने प्रण ली थी वो मैं कर पाया, और 3 प्रतिज्ञा की 2017 12 अक्टूबर को कि जब तक जिंदा रहूँगा सफ़ेद वस्त्र ही पहनूंगा, जब तक जिंदा रहूँगा बाल काले नहीं करूँगा, और जब तक जिंदा रहूँगा पूरी दुनिया में मेरे कॉमेडी शो में करता रहूँगा जब तक शरीर साथ दे। लेकिन मेरी इनकम का, मेरे शो का 1 भी रुपया मैं अपने घर पे नहीं लाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लिए बिना मैं पूरी इनकम पिछले 6 साल से हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट कर देता हूँ। ये बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि ऐसा उदाहरण मुझे लगता है हम दिया लेके ढूंढें, टॉर्च लेके ढूंढें तो भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं। तो ये कैसे आपको प्रेरणा हुई ऐसा करने की? 5 तत्व ने प्रेरणा दी। ये जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी ने 47 साल की उम्र में, और मेरी माताजी ने 43 साल की 43 एट द एज ऑफ 43, दोनों टीचर थे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया भक्ति करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे, मैं उनका बेटा हूँ। दूसरे संस्कार, मेरी माता के चाचा जो देवशंकर मेहता के छोटे भाई, वो सन्यासी हो गए थे, तो मैं सन्यासी की भतीजी का बेटा हूँ। तो मेरी रगों में एक सन्यासी का खून दौड़ रहा है। तो ये दूसरा था। तीसरा मोरारी बापू। चौथा एक स्वामीनारायण संप्रदाय के हमारे सुरेंद्र नगर के संत नारायण सेवादास जी, जो अकेले में बैठ के मुझे बताते थे, वो विदुर नीति की बातें करते थे और समाज के लिए जीना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते रहते थे। तो उनकी प्रेरणा थी, वो चौथे थे। और 5वें थे एक डॉक्टर दंपति सुरेंद्र नगर का, डॉक्टर पीसी शाह और डॉक्टर शकुंतला शाह, बोथ आर लीडिंग प्रैक्टिशनर। लेकिन 2003 में अचानक डिक्लेयर कर दिया कि इनफ इज इनफ, अब हम जब तक जिंदा रहे पेशेंट को देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, लेकिन 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। वो दोनों आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2023 में, 20 साल हुए। तो ये 5 जो तत्व थे उन्हों से प्रेरणा मिली, और कुछ गत जन्म का भी पुण्य रहा होगा, मेरा प्रारब्ध रहा होगा कि ऐसा काम करने के लिए मैं निमित्त बन पाया। मुझे पक्का मालूम है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर करवा रहे हैं मुझसे, मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन निमित्त मुझे बनाया, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो जगदीश भाई, ये बात आपकी गहरी भी है और प्रेरणादायी भी है, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हास्य की जो पगडंडी है उस पर छलांग लगाते हुए इधर आ रहा हूँ। एक कहावत ऐसी अंग्रेजी में है कि भाई मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैन प्रपोजेस वाइफ डिस्पोजेस। तो उस दृष्टि से आपकी गृहस्थी में इस तरह के निर्णय के बारे में? बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने पूछा। ये बहुत से जो संत हैं हमारे पूजनीय, बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं, वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, ये सब कहते हैं ये बात कि ये आपको तो ठीक है, आपने तो अच्छा ही किया, लेकिन इससे हम ज़्यादा तो आपकी वाइफ का सम्मान करेंगे। कि अगर आपकी वाइफ ने, नीता नाम है मेरी बीवी का जी, तो नीता ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता, नीता ने ये आपके निर्णय का स्वीकार नहीं किया होता, तो ये आप नहीं कर पाते। मेरा एक ही बेटा है, मैं मजाक में कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वाइफ भी एक ही है,
और मेरा बेटा यहाँ टोरंटो में ही रहता है, मेरी डॉटर इन लॉ डेंटिस्ट हैं। तो मेरे बेटे को मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है और मुझको मेरे बेटे के पैसे की ज़रूरत नहीं। वहाँ भगवान की दी हुई जो मैंने परिश्रम करके इकट्ठी की हुई, और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बहुत है, उसके किराए आते हैं, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन टाटा बिरला तो नहीं हूँ मैं, अंबानी तो नहीं हूँ, मैं भी अभी एक मिडिल कास्ट का मैं आदमी हूँ, मिडिल कास्ट। तो मेरी बीवी ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो ये सब मैं नहीं कर पाता। आपने बहुत अच्छा याद किया उनको और अच्छा आपने तो नीता जी को बहुत सारा धन्यवाद है, इनको थोड़ा धन्यवाद। हाँ, सही बात। तो लेकिन एक होता है धन्यवाद के अलावा जब आप ऐसी प्रस्तुति करके निकलते हैं कि जिसमें लोग बहुत प्रफुल्लित हुए हों और एक जिसे कहते हैं पूर्णता का भाव लेके वो निकलते हैं वहाँ से, उस स्थिति तक एज अ परफॉर्मर हमारे डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी की जो यात्रा रही है, इसमें अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करने क्या आपसे निवेदन करें, कभी पहले आप थोड़ा टेस्टिंग करते होंगे, अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी कई बार ऐसा होता होगा कि आपने खड़े ही कुछ नए लतीफ़े बना के सुना दिए, और तो वो दोनों मनस्थितियाँ जो आपकी हैं उनके बारे में यदि आप थोड़ा बताएं। कई बार ऐसा होता है, अभी तो देखो 30 साल से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो बिल्कुल सीजन हो गया हूँ, फिर भी आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम फेल हो जाता है ड्यू टू साउंड सिस्टम और ड्यू टू ऑडियंस की समझदारी, या तो ऑडियंस को क्या चाहिए। न्यूयॉर्क में मैं जब नया आया था अमेरिका में 97 में, तो एक बहुत से बड़े बंगले में 50 आदमी बैठे थे और वहाँ फरमाइश ऐसी हुई कि कुछ वल्गर सुना दीजिए ना, और औरत ने फरमाइश की, माइक पे औरत थी। और मैंने उस दिन जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी कोई फेम नहीं थी, तब भी मैंने कहा कि मैं तो ऐसे चुटकुले नहीं सुना था। तो कोई ऑडियंस की डिमांड कुछ अलग सी हो तो अब भी हम फेल हो जाते हैं, साउंड का प्रॉब्लम हो, ऑडियंस की समझदारी ना हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, साल में 1 या 2 प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें संतोष नहीं होता, और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है। और बहुत मज़ा आता है तब ऐसा होता है कि पिए बिना नशा चढ़ जाता है, उस दिन रात को देर रात तक नींद नहीं आती। सही है, नींद नहीं आती, क्योंकि लोग जो प्रसन्न होकर तालियां बजाते, ठहाके लगाते, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जगदीश त्रिवेदी के साथ बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उनके जो सेवा से संबंधित जो योगदान रहे हैं उसमें एक मुनि सेवाश्रम के बारे में तो मुझे पता है, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में आपने कहा, तो क्या क्या विशेष ऐसा जो इस दृष्टि से आपके माध्यम से हुआ है जिसको लेकर आपको संतोष मिलता है? मैंने एजुकेशन और हेल्थ दो ही चीज़ पसंद की, तीसरी कोई जगह पे मैं 1 भी रुपया नहीं देता। लेकिन ये मुनि सेवा आश्रम जो आपने बताया वो बहुत अच्छी जगह है, हर एक इंसान को एक बार जाना चाहिए। मैं गया हूँ। हाँ, 1980 में अनुबेन ठक्कर नामक एक युवती वहाँ आती है साणंद से अपनी गुरु की आज्ञा लेकर, और वहाँ छोटे से बच्चों को कुछ पढ़ाती हैं, बस 8-10-12 बच्चों को पेड़ के नीचे। और कुछ दिन ऐसा होता कि कुछ बच्चे 2 दिन तक नहीं आते, तो वो पूछती कि क्यों नहीं आया था तुम, तो कि मैं बीमार था, तो कि डॉक्टर के पास नहीं गया, तो कि यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो अनुबेन वडोदरा जाती हैं और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को विनती करती हैं कि आप सप्ताह में 1 दिन आओ और ये जो मरीज लोग हैं यहाँ के बीमार लोग, उनको जरा देखो। तो वो एक टोली आई जो अभी डॉक्टर नहीं हुई थी, डॉक्टर होने जा रही थी, लेकिन वो आते हैं सफ़ेद वो कोट पहन के आते, तो गांव वालों को लगता कि ये डॉक्टर आ गए, डॉक्टर। वो तो स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें एक डॉक्टर विक्रम पटेल करके थे, उन्होंने देखा और सोच लिया कि मुझे पूरा जीवन यहाँ समर्पित करना है, मुझे शादी भी नहीं करनी है। अनुबेन का तो अवसान हो गया, धीरे धीरे संस्था बढ़ती गई। आज वहाँ भगिनी सेंटर हैं जो मंदबुद्धि की जो औरतें होती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सेवा हो रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। कैलाश कैंसर हॉस्पिटल तो ऐसी है, आपने तो देखी है। दर्शकों को बता दूं कि अगर हॉस्पिटल में जाके आप खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि न्यूयॉर्क या ह्यूस्टन की कोई बड़ी सी हॉस्पिटल में आप खड़े हैं। तो पूरा गांव अब तो सेवा का केंद्र बन गया है। तो मैं पहली बार मेरी वाइफ के साथ गया था कुछ महीने पहले ही, लेकिन मैंने देखा पूरा दिन वहाँ रुका और ये सब सेवा का जो प्रकल्प मैंने देखा
तो उसी दिन मैं एक बड़ी सी रकम, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ी सी रकम मैं उसी दिन वहाँ मेरी ओर से देकर आया। और डॉक्टर विक्रम पटेल चेयरमैन को मैंने बोला कि मैं हर समर को अमेरिका जाता हूँ, तो इस बार अगर आपको वहाँ ये संस्था के लिए कुछ शो करने, क्योंकि मेरे लिए तो मैं करता नहीं, मैं तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए बोलता रहता हूँ, तो आपको कुछ शो करने हैं तो मुझे बताना। तो हेमंत पटेल जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, यहाँ से अमेरिका से गए हैं, हाँ वो भी विलक्षण है, बहुत 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 बड़े इंसान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और अमेरिका से वहाँ चले गए हैं, परिवार को छोड़कर गए हैं, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गए हैं। यहाँ एक डॉक्टर योगेंद्र पटेल हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, अब निवृत्त हो गए और पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सेवा में। तो विक्रम पटेल और हेमंत पटेल ने मेरा कांटेक्ट किया और 8 प्रोग्राम इस साल इसी टूर में 8 प्रोग्राम कनाडा में किए और 7 प्रोग्राम अमेरिका में किए। और मुझे बताने की ये खुशी होती है ये बताने की दर्शकों को कि 15 प्रोग्राम में $553,000 US रेज हुए। क्या बात है, क्या 4.5 करोड़ इंडियन रुपीज, वाह, और वो हमने वहाँ पहुँचा दिए। तो ये बड़ी सी संस्था ये है। दूसरी एक निर्दोषानंद जी हॉस्पिटल है टीबी नामक छोटे से गांव में, भावनगर जिले में। तो ऐसी बहुत सी अस्पताल हैं, मैं सब में देता रहता हूँ। 9 मैंने साला गवर्नमेंट स्कूल 9 बिल्डिंग बना के गवर्नमेंट को डोनेट किए। 10वीं साला अभी बन रही है, स्कूल बन रही है। 7 पब्लिक लाइब्रेरी, एक चाइल्ड माल न्यूट्रिशन सेंटर, तो 17 बिल्डिंग तो मैं बना पाया खुद के पैसों से, इकट्ठे किए हुए पैसों से। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन ये मुनि सेवा आश्रम ये बहुत बड़ी संस्था है, वह देखने लायक है, और भगवान अगर कुछ दे इंसान को तो उसमें से कुछ वहाँ देने लायक है। तो जगदीश जी, जैसे कि मैं कह रहा था आपको, इनकी जैसा व्यक्तित्व मुझे भी लगभग मीडिया में 40 साल हुए हैं और 25 साल से मैं ITV गोल्ड के साथ हूँ, और भगवत कृपा से मुझे भी बहुत प्रतिष्ठित और प्रतिभावान और कहना चाहिए सेवाभावियों के साथ भी बैठने का अवसर हुआ है। पर इनकी जो कथा है बड़ी विलक्षण है वो, क्योंकि उसमें हास्य भी है तो उसमें सेवा भी है, उसमें दर्शन भी है तो उसमें एक लेखक भी है। थोड़ा सा लेखन की बात करते हैं। आपने गुजराती भाषा में लिखे हैं पुस्तक? हाँ, गुजराती में सब लिखे हैं, लेकिन एक का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ और एक का मलयालम में हुआ। तो 2 किताबें मेरी 74 में से वो ट्रांसलेटेड हैं। आप कैसे 24 घंटे में कितने काम कर लेते हो? मैं पूरा दिन यही करता हूँ, बस यही मेरी पूजा है, यही मेरी बंदगी है। मैं मंदिर नहीं जाता, ब्राह्मण हूँ फिर भी बहुत कम जाता हूँ, रेगुलर नहीं जाता, रेगुलर पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन यही मेरी पूजा है। बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। क्या पुस्तकें आपकी हैं ज़्यादातर, थोड़ा बताएं। मेरी 16-17 किताबें ड्रामा की हैं, क्योंकि मेरा माय फर्स्ट लव इज़ ड्रामा। एंड दूसरी जो बहुत सी किताबें हैं वो सब ह्यूमरस आर्टिकल है करंट अफेयर के ऊपर। तो जगदीश माफ़ी चाहता हूँ, समय समाप्त होने की तरफ पहुँच गया है, तो मैं लेकिन एक सवाल आपसे करे बिना छोड़ना नहीं चाहता हूँ आपको। और जैसे आपकी धर्मपत्नी के सहयोग की बात करी थी, तो अभी जो भारत के प्रधान सेवक हैं वो तो खैर अलग रूप से उनका सहयोग है, पर राजनीतिक व्यंग्य भी आपके इसमें होते होंगे। मैं सुना दूँ दर्शकों एक को? सुनाइए। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो यहाँ स्टेट डिनर के लिए आए थे और इतिहास बना के गए, बहुत आदर करता हूँ मैं। तो ये तो सिर्फ हंसने के लिए एक मैं छोटा सा चुटकुला सुना रहा हूँ। मोदी जी को इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है दर्शकों को जी। नेताजी ने ड्राइवर से कहा गाड़ी मैं चला लूँगा, तो ड्राइवर ने कहा फिर तो हुजूर मैं उतर जाऊँगा। तो नेताजी बोले क्यों? तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि हुजूर ये कार है, कोई सरकार नहीं कि भगवान के भरोसे चली जाए। एक गंजे के सर पे 2 ही बाल बचे, छोड़ो पॉलिटिक्स को, अब अपने घर पे चलते हैं। हाँ। एक गंजे के सर पे 2 ही बाल बचे, तो एक बाल ने दूसरे बाल से कहा क्यों ना हम शादी कर ले और ढेर सारे बाल पैदा कर ले। तब दूसरे बाल ने जवाब दिया कि भारत में बाल विवाह करना मना है। तो जगदीश जी के साथ में आपको ठहाके भी मिलते हैं, तो प्रेरणा के ऐसे बीज भी हम तक पहुंच जाते हैं, जो आप में भी कहीं पल्लवित होंगे, मुझ में भी कहीं पल्लवित होंगे। और इनका नाम जगदीश है, तो इसलिए भगवान से
ऐसी प्रार्थना करते हुए कि ये दीर्घायु हो और इसी प्रकार से हंसाते रहें और जो सेवा कार्य का संकल्प है आपका वो आगे बढ़े। बहुत 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 आपका आभार। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को प्रणाम। सीरियस साइड ऑफ ह्यूमर जो आपने देखी है उससे बहुआयामी समृद्धि हम तक आई है, तो जगदीश त्रिवेदी जी का पुनः अभिनंदन, धन्यवाद, मंगल कामनाएं, अनुमति दें। नमस्कार।